तब्दीली आएगी, जादू टूना दफन होगा, झूठ दफन होगा। फिर कहता हूं कि 6 महीने में अगर हमने मिलकर सबने मईशत को दिन रात मेहनत करके पांव पे खड़ा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ना किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं फिर इमरान नियाजी रख देना। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। अगर अब मैं बात इमरान नियाजी वज़ीर आज़म कहकर करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने ये दावा किया था कि 6 माह में मुल्क की तकदीर बदल देंगे। मिलकर ये तमाम अपोजिशन जमातें जो उस वक्त अपोजिशन में थीं, ये दावे करती थीं, लॉन्ग मार्च करती थीं। गरीब मुकाओ मार्च में तब्दील हो गया है जो मार्च वो था, और उसके बाद गुज़श्ता 15 माह का खुलासा ये है, आप इल्ज़ाम जिस पर भी लगाएं, पाकिस्तान के मुआशी हालात नहीं संभल रहे। ताज़ा खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान राब्ता करते हैं MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ, और उनसे कहते हैं कि कोई हालात जो है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं आ रहे, जो किस्त जारी होनी है, जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना है, वो एग्रीमेंट हो जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पहले तो हमें मालूम था कि ये कहा जाता था कि आप अपनी फिस्कल डिसिप्लिन लेकर आएँ, अपने यहाँ मुआशी रिफॉर्म्स करें, कोई ठोस प्लान ऑफ एक्शन जो है वो सामने लेकर आएँ, दोस्त ममालिक से मुख्तलिफ फाइनेंसेस जो हैं वो इंश्योर करें। ये भी हमें पता चला कि बजट दस्तावेज़ मांगी गई है, फॉरेक्स पॉलिसी मांगी गई है, और वो देने पर राज़ी भी हो गए हैं वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। लेकिन अब ये पता चला है कि उन्होंने एक और काम किया है। IMF ने यह कहा है कि पाकिस्तान को आप आइन और कानून के मुताबिक चलाएं। अब IMF की असेसमेंट PTI का, जिसको प्रोपेगेंडा कहा जाता है, ये कहते हैं कि PTI प्रोपेगेंडा कर रही है कि उनके यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो IMF शायद उससे इन्फ्लुएंस हो गया है। इन्फ्लुएंस हुआ है या नहीं, लेकिन ये बात तय है, ये पता चला है कि IMF की MD पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अब ये मुतालबा कर रही हैं कि अपने यहाँ आइन और कानून की अमलदारी को यकीनी बनाएं। बहुत ही अहम मामला है। कुछ अहम मामलात चल रहे हैं इस वक्त मुल्की मंजरनामे पर। आपको मालूम है कि मारूफ सहाफ़ी इमरान रियाज़ ख़ान 11 मई को उनको सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया गया था। उनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। इसी तरीके से जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें इमरान ख़ान साहब को JIT जो बनाई गई पंजाब हुकूमत की तरफ से, उसमें तलब किया गया था किला गुज्जर सिंह। इमरान ख़ान साहब के वकला वहाँ पर पेश हुए, उन्होंने अपना एक जवाब जमा करवाया। इमरान ख़ान साहब जो हैं वो मुसर हैं इस बात पर कि वो तहकीकात का हिस्सा तो बनेंगे, लेकिन उसके लिए उनको वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दी जाए, या उनको सवालनामा भिजवा दिया जाए, या फिर ख़ान साहब जो हैं वो ज़मान पार्क में रहते हुए शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। JIT ने उनका ये जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। इसी दौरान हमें ये पता चलता है कि जो वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, वो इंदिया दे रहे हैं इस हवाले से कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा भेजा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। इस तमाम मामले के ऊपर आया हुआ डिस्टिंग्विश्ड पैनल। इसके अलावा भी मज़ीद स्टोरीज़ हैं। स्टूडियोज़ में मुझे कर रहे हैं मोहम्मद कामरान, सोनो TV के ब्यूरो चीफ़ हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट आइनी और कानूनी मामलात को कवर करते हैं। इसके अलावा स्काइप पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अज़हर सदीक़ साहब, माहिर कानून हैं, इमरान ख़ान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ़ केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं, और नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं नैयर बुखारी साहब से करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, ये हैरान कुन बात है कि जब हम आइन की, कानून की, जमहूरी कदरों की बात करते हैं, तो जब हम मुस्लिम लीग नवाज़ के लोगों से सवाल करते हैं या PTI के लोगों से सवाल करते हैं तो हमारी तवक्कुआत मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन जब हम पीपल्स पार्टी से सवालात करते हैं आइन, कानून और जमहूरी कदरों के हवाले से, तो हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा होती हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं पीपल्स पार्टी से कि ये वो जमात है जो आइन की खालिक जमात है, ये वो जमात है जिसने जमहूरियत के लिए कुर्बानियाँ दी, जिसका एक वज़ीर आज़म फांसी लग गया, जिसकी चेयरपर्सन को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, 2 मरतबा साबिक़ वज़ीर आज़म, उनको शहीद कर दिया गया। तो हमारी तवक्कुआत मुख्तलिफ होती हैं। आपने
2014 में जिस वक्त इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब धरना लेकर आए थे, उस वक्त भी आपने इमरान खान साहब के, हालांकि आप अपोजिशन में थे, आप फ़ायदा उठा सकते थे, आपने नवाज शरीफ साहब को सेफ गार्ड किया। अब इस वक्त एक एफर्ट नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की जमात को बैन कर दिया जाए, पाबंदी लगा दी जाए, दहशतगर्द जमात डिक्लेयर कर दिया जाए। और हम बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की माजी वाली पोजीशन नहीं दे। इसकी क्या वजह है? शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये कोई मिसकंसेप्शन है आपका कि हमारी माजी वाली पोजीशन नहीं देख रहे। सर मुझे आपकी आवाज़ दुरुस्त तरीके से सुनाई नहीं दी। आप ये कह रहे हैं कि आप खान साहब की जमात पर पाबंदी के मुखालिफ हैं, आप नहीं चाहते कि सियासी वर्कर, सियासी रहनुमाओं के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमे चलें, आप ये बात कह रहे हैं? देखो, एक तो मेरी आवाज़ इको कर रही है, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई सेल्फ प्रॉपरली। इसको आवाज़ का मसला हल करें, फिर मैं नैयर बुखारी साहब से दोबारा बात करता हूँ। ऑडियो लीक्स के हवाले से मामला जो है वो ज़ाहिर है कि चल रहा है। कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज हुकूमत ने एतराज़ उठा दिया 3 जजेस के ऊपर। उन्होंने कहा कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो तो ख़ुद, क्योंकि मुबैना एक ऑडियो उनकी खुशदामन की है, उनकी सास साहिबा की है, लिहाजा वो तो इसमें नहीं बैठ सकते। तो अब आपको लगता है कि चीफ़ जस्टिस और दीगर 2 जजेस जो हैं वो इससे ख़ुद को अलहदा कर लेंगे? अच्छा, वैसे एक चीफ जस्टिस पर तो ये इल्ज़ाम है कि उनकी खुशदामन का एक बराह रास्त वहाँ पर है और चीफ जस्टिस का अपना बिलवास्ता जिक्र है वहाँ पर। तो बाकी 2 जज साहिबान पर वैसे क्या इतराज़ात उठाए गए हैं? ये इसलिए कि उनका तो जो कन्वर्सेशन आई हैं, जो ऑडियो क्लिप्स जो कमीशन के सामने रखे गए हैं तहकीकात के लिए, जिनकी वैरास्टी जानने के लिए, उसमें तो कहीं पर भी एजाजुल हसन का नाम तो कहीं पर भी नहीं है, जस्टिस हसन का नाम। सिमिलरली जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम तो वहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो वो एक ऑब्जेक्शन जो है वो तो चलो वैलिड है, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट में ये होता है कि जी जहाँ आपका अपना नो जज कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, वो नहीं होता, और अपने कोई रिश्तेदार का या आपका कोई ऐसा रेफरेंस आ जाए जहाँ वो ये समझे कि वो होना है, तो ऑब्वियसली वो उसको कर सकता है। लेकिन वो ये ज़रूर है कि बाकी 2 जज साहिबान पे तो वो पुराने एतराज़ात हैं, वही वाले जो पनामा से शुरू हुए हैं और अब तक आए हैं बेसिकली। तो उनको इस केस से कैसे जोड़ा जा सकता है, मुझे तो ये नहीं समझ आई, एक बात। दूसरी बात ये कि जब देखिए ये अब आजकल ये सीक्वेंस जो है ना, वो जब से ये 90 दिन में इलेक्शन कराने वाला मामला आया है, उस वक्त से ईसा साहब ये सीक्वेंस चल रहा है कि जजों पर एतराज़ात जो है ना उस वक्त शुरू हुए हैं। सही। मैं नैयर बुखारी साहब, अब आवाज़ का मसला हल हो गया तो मुझे बताइए, मैं स्ट्रेट अप आपके पास आता हूँ। जी 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 ले रहे जी सर, मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे मामले में कहां क्वेश्चन आओ। इमरान खान साहब पर पाबंदी लगाने के हवाले से, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार देने के हवाले से एफर्ट चल रहा है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन कोशिशों में पीडीएम की जमातों के साथ खड़ी है? पहली बात तो ये है कि ये बातें जो है ना टॉक शोज़ में की जा रही हैं, उसका प्रॉपर फोरम कैबिनेट है। जब ये कैबिनेट में लेके आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके आएगी। कैबिनेट में हमारी नुमाइंदगी है, हमारे चेयरमैन वहाँ उस कैबिनेट में मौजूद है, हमारी बाकी मेंबर्स भी हैं, तो ये तो अपना पार्टी का मौक़िफ़ उधर ले आएंगे। लेकिन मैं एज अ पोलिटिकल वर्कर आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर आपने समझना है कि उसको पॉलिटिक्स से आउस्ट करना है, तो वो उसका बेहतरीन हाल ये है कि आवाम उसको मुस्तरद करें। ये तो टोटली आवाम की एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, आवाम की रिजेक्शन की बात है। लेकिन एक बुनियादी बात ज़रूर है कि जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जो एग्जिस्टिंग लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, उसको वायलेट करती है और फिर वो रियासत के मफादात को नुकसान पहुंचाती है, तो फिर ये सूरत हाल फिर भी गवर्नमेंट के पास जाएगी। तो जब गवर्नमेंट के पास जाएगी तो फिर उस पर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू उधर देंगे, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि
प्री मेच्योर क्वेश्चन है कि जब तक जो कैबिनेट डिसीजन लेने वाली है उसमें ख्वाजा आसिफ साहब या कोई और PDM का लेके नहीं आता तो वहाँ पे हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देंगे। लेकिन प्राइमरीली हम समझते हैं कि सियासी जमातों को अगर मुस्तरद करना है तो बेसिकली आवाम के पास ये इख्तियार होना चाहिए और वही अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। तो अवाम इख्तियार इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो बातें चल रही हैं शहर इक़्तिदार में, जो चमगोइयाँ चल रही हैं, वो ये है कि 8 अक्टूबर को तो इलेक्शन नहीं हो रहा, मामला 8 अक्टूबर के बाद जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी क्लियर पोजीशन थी कि अक्टूबर में इलेक्शन होने चाहिए, अक्टूबर से आगे गया मामला तो हम रेजिस्ट करेंगे। क्या आप उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं या आपके यहाँ भी अब ये सेंस मौजूद है कि ठीक है इलेक्शंस में अगर मज़ीद कोई डिले हो जाता है? देखिए जी, स्टिल अभी अक्टूबर के लिए ना कोई 5 महीने पड़े हुए हैं। उस वक़्त क्या सूरत हाल होती है वो, लेकिन हमारा मौक़िफ़ उस वक़्त यही था कि तमाम सूबों के और मरकज़ के इलेक्शन एक वक्त पे होने चाहिए, एक डेट पे होने चाहिए, जिस पे PTI की जो नेगोशिएटिंग टीम थी उसने भी एग्री किया था। लेकिन फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन से पहले ही इमरान खान ने अपनी टीम को विड्रॉ कर लिया। तो हम समझते हैं कि जो टर्म पूरी हो रही है 5 साल नेशनल असम्बली की, वो अगस्त में पूरी हो रही है और विद इन नेक्स्ट 60 डेज़ इलेक्शन हो जाने चाहिए। ये लीगल रिक्वायरमेंट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है। तो पीपल्स पार्टी समझती है कि सिस्टम की कॉन्टीन्यूटी भी हम बिलीव करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रेक डाउन नहीं चाहते और न ही हम समझते हैं कि ऐसा अमल किया जाए कि किसी को ये मौका फराम हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेक डाउन आ जाए। दो अहम मामलात जिसमें 19 मई को गालिबन आपकी मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ था, उसमें इन मौज़ूआत के ऊपर बात हुई थी, एक मिलिट्री कोर्ट्स के मामले पर और एक दहशतगर्द जमात करार देने और पाबंदी के हवाले से। मेरी इतला तो यह है कि आपके यहाँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, ज़्यादातर की राय ये थी कि ये दोनों काम नहीं होने चाहिए। सिविलियन कोर्ट्स में जो नॉर्मल कवानीन मौजूद हैं उनके तहत कार्रवाई होनी चाहिए और पाबंदी वाली बात से भी आपकी जमात की जो मरकज़ी मजलिस आमला है उसमें मेजॉरिटी की राय ये है। आप इस स्टोरी को कंफर्म कर सकते हैं? देखिए, वाई शुड आई कन्फर्म ही? आप कोई मुझे ज़राए बता सकते हैं कि किन ज़राए से आपको पता चला? हमारी मीटिंग होती है, वो फॉर एंड अगेंस्ट किसी पे भी डिबेट हो जाती है, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली वहाँ आएगा जहाँ हमसे पूछा जाएगा, गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। लेकिन पहली बात आपको मैं बता दूं कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स को फेस भी किया। हम उसको समझते हैं कि ये सिविलियंस को ट्राई करने के लिए दोस्त फोरम नहीं। लेकिन अगर आर्मी एक्ट को देखा जाए 1952 का, तो वहाँ पे एक प्रोविजन है जो PTI के लॉयर्स भी मान चुके हैं कि अगर कोई वायलेट करेगा, कोई ऑफेंस कमिट करेगा अंडर आर्मी एक्ट, तो उसके लिए वही कोर्ट्स ट्रायल करेंगी जो आर्मी पर्सनल्स के लिए होती हैं। लेकिन जो ये स्पेशल लॉ है, लेकिन जनरल लॉ के नीचे जो ऑफेंसेस हैं, हम तो कभी भी, हमने ATA को कभी नहीं कहा कि मिलिट्री कोर्ट में जाए। ATA की अलहदा कोर्ट्स है। हाँ, अगर ताज़ीरात पाकिस्तान के नीचे मुकदमात हैं, मर्डर से लेके रॉबरी से लेके और एस्पायरेज के भी, तो वो भी तो जो नॉर्मल कोर्ट्स वहाँ चलती है। वी डोंट सपोर्ट दैट। लेकिन हम ये समझते हैं कि जहाँ पे आर्मी एक्ट की वायलेशन हो, वहाँ उसका ऑफेंस अगर उसके ज़ुमरे में आता हो तो लेट देम डिसाइड इट देन। सही। अजहर सिद्दीक साहब को मैं शामिल करता हूँ। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तो हमें ये बता रहे हैं कि इंडिया उन्होंने दे दिया है कि मिलिट्री कोर्ट्स में इमरान खान साहब का ट्रायल हो सकता है। आपको लगता है कि इनफ ग्राउंड्स मौजूद हैं कि इमरान खान साहब जो उस वक्त ज़ेर हिरासत थे, तहवील में थे, उनको रेंजर्स ने मदद किया पुलिस के साथ मिलकर गिरफ्तार करने में, तो उस दौरान ये वाक़यात हुए थे 9 मई के, ऐसे ग्राउंड्स मौजूद हैं कि खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो और कोर्ट मार्शल की बातें हो रही हैं? बहुत शुक्रिया। 2 चीजों पे गुफ्तगू करनी है। एक तो नैयर बुखारी साहब ने बड़ी वाज़ेह तौर पर आपको एक बात बता दी है कि वो ना मिलिट्री कोर्ट के हक में है, ना इस तरह की चीजों को। तो ये एक पीपल्स पार्टी का एक अच्छा स्टैंड है और ये मानना पड़ेगा। लेकिन वजह क्या है
कि वो इस एक ऐसी हुकूमत का हिस्सा है कि जो वो अमल कर रही है वो मानना पड़ता है। वो स्टैंड इनका अपनी जगह में या तो हो कि वो उस पे अमल दरामद ना हो सके। अभी तक जितनी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पे कोई खुल के बात नहीं की। इवन कराची में, सिंध में, हर जगह हम ये देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के ऊपर बड़ा क्लियर स्टैंड नहीं आ सका जो आना चाहिए था। और यहाँ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा शहीद जिंदा होती तो ये बात खुल के करती। वो एक लैकिंग नजर आ रही है और ये बड़ी तकलीफ बात है। दूसरी बात जहां तक है अब इलेक्शन के हवाले से, वहां भी पीपल्स पार्टी का स्टैंड बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है कि आईने पाकिस्तान 1977 में 18वीं तरमीम के जरिए ये प्रिंसिपल तय हो गया था कि जब असेंबलियां पहले तहलील होंगी तो इलेक्शन, यानी मिसाल के तौर पर 6 महीने में अगर पंजाब असेंबली की तहलील हो जाती है तो 4.5 साल दूसरी असेंबली पड़ी है, तो अब 4.5 साल इंतजार करने की आइन की मंशा नहीं है। और इस वक्त जो कि यहाँ सूबे खुद मुख्तार है, वफाक का सूबे से कोई ताल्लुक नहीं, आइन में कोई एक प्रोविजन नहीं है जो ये कहती हो कि सारे मुल्क के इलेक्शन एक जगह होने चाहिए। सिंगल पोल की तो बात की है सेक्शन 69 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ने, वो एक असेंबली की बात की है। तो ये वाले बात भी नगेट है, तो ये वाला ये मैं नहीं समझता ये बात। अब आ गए ना तीसरी बात की तरफ। तीसरा जो बात है, जहां तक तो इमरान खान साहब का केस है, इमरान खान साहब को आपको पता है हिरासत में थे और जो कुछ भी 9 और 10वीं के वाकये वो इमरान खान साहब के नॉलेज में आप कह ही नहीं सकते हैं कि उनकी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है। तो उनकी हद तक तो केस मैं नहीं समझता। बाकी जो कि प्रोविजन की इस हद तक मौजूद है, क्या आर्मी इंस्टॉलेशन, अब ये देखना पड़ेगा आर्मी इंस्टॉलेशन में क्या चीजें आती हैं, वहां तक मामला जा सकता है। लेकिन यहाँ जो कि दहशतगर्दी के मुकदमा तो ऑलरेडी दर्ज है, ये अब ट्रायल बराह रास्त लेके जाना जो है ना, ये मैं नहीं समझता कि आइन की मंशा है। दहशतगर्दी की अदालतों में ट्रायल चले, शहादतें शुरू हो और जब आप एविडेंस सारी सामने रख दे, फिर कोर्ट अपना माइंड अप्लाई करके फिर उसको ट्रांसफर करने का कह सकती है कि आप इसका जो ट्रायल है, यानी मून ऐसा होता है दहशतगर्दी की अदालत में केस किया है, अगर दहशतगर्दी की दफात नहीं लगती है नॉर्मल कोर्ट में चला जाता है। नॉर्मल कोर्ट में जब दरखास्तें दी जाती हैं, वहां बहस होती है, तफसीली एक एविडेंस सारा कुछ रिकॉर्ड देखा जाता है, फिर वो टेरेस कोर्ट में आ जाता है। तो यहां तक ये समझा जाए यहाँ एम्बिगुइटी इज देयर, और इसमें मुझे नहीं नजर आती बात कि ये वहां तक जाएगी। और अगर जाना भी है तो सवाल इतने उठ गए हैं यहाँ पर, इतनी कंट्रोवर्सी इतनी जन्म ले गई है, औरतों के साथ जो तजलील होना, जो जुल्म होना, आम बंदों के साथ, इसमें अपना सरदार लतीफ खोसा साहब ने बड़ा खुल के कह दिया एतजाज ऐसे ने जो देखे। फर्क ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़े जमहूरी लोग पैदा किए हैं और वो जमहूरी लोग अभी नहीं है। बुखारी साहब भी देखे खुल के बात कर रहे हैं, वो लगा बात है पार्टी लाइन उनकी अपनी जगह पर मौजूद हो, लेकिन यहाँ ये वाली आवाज ना तो आपको मौलाना फजलुर रहमान जमीयतुल इस्लाम में नजर आई, हालांकि बड़े बड़े वकील वहां भी मौजूद हैं। अजहर सिद्दीक साहब मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक लेनी है मुझे और ये एक दो टेक्निकल मसाइल हैं ऑडियो के, उसको ज़रा फिक्स कर लें, वापस आते हैं। बहुत ही अहम मामला है, ज़रा कि ये तो चल रहा है जो आप देख रहे हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है, इंटरनेशनली भी कुछ एतराज़ात आए हैं, हुकूमत ने कुछ करेक्टिव मेजर्स भी लिए हैं, वो भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा उन्होंने अपनी चीज़ों को क्लैरिफाई किया है, कुछ चीज़ें हमें पता चला है कि इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या ये इनफ है? और फिर जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कामरान साहब से भी और अजहर सिद्दीक साहब से भी कि अब इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, उनको कोई रिलीफ मिलेगा इससे या नहीं। दूसरा, जो इलेक्शंस केस था पंजाब का 14 मई को करवाने का, उसके हुक्म अदूली के बाइस लगता था कि शायद अब कोई नाअहली की तलवार लटक रही है शहबाज शरीफ साहब पर, क्या वो ख़त्म हो गई है? अहम मामलात आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के दौरान हमें मलिक तैमूर साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और सूबाई वज़ीर रह चुके हैं स्पोर्ट्स एंड कल्चर के। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी। तैमूर साहब, खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए टीम का ऐलान किया है, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल जवाब दे दिया गया। नवाज शरीफ ने पहले कहा कि हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, उनका भी ये बयान आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि आपकी पार्टी जो ये सारी सूरत हाल है, जिस तरीके से हम एक वाज़े तौर पर देख रहे हैं कि क्रैकडाउन चल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर 9 मई के वाक़यात, बदकिस्मत वाक़यात के बाद, तो आपके पास क्या पॉलिटिकल रास्ता है अब इस सारे मामले से अपनी सियासत को बचाने का, एज अ पार्टी सर्वाइव करने का?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि सियासत में कोई भी चीज़ जो है वो डायलॉग्स के ज़रिए हल होती है और यहाँ पे सियासत बात ही टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग्स के ज़रिए चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का है। और अगर आप डायलॉग्स नहीं करेंगे और बैठकर अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, तो मेरे ख्याल में कोई भी किसी किस्म का कोई हल निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हुए हैं, इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक क्याओस की सिचुएशन है और मैं समझता हूँ कि एक खौफ का, एक दहशत का माहौल बना हुआ है, तो ये जमहूरियत के लिए भी मुनासिब नहीं है, ये जमहूरी रवायात के लिए भी मुनासिब है। और मैं समझता हूँ कि अगर खान साहब ने इनिशिएटिव लिया है तो गवर्नमेंट की तरफ से भी इसका एक पॉजिटिव रिस्पांस आना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये सिर्फ पीटीआई के साथ मुज़ाकरात जा रही है, बल्कि एक जमहूरी रवायात को आगे लेकर चलने के लिए, एक जमहूरी सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त तो तैमूर साहब, रिवायत ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर्स हैं वो आते हैं, प्रेस क्लब की दरमियान वाली कुर्सी पर बैठते हैं और लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तो आपके ऊपर तो ऐसा कोई दबाव नहीं आ रहा? मेरा ख्याल है दबाव इतना आया है कि उनका... सॉरी, मुझे आपकी आप क्वेश्चन रिपीट करें तो। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ तैमूर साहब, अपनी वीडियो ऑन कर लें, आप गायब हो गए हैं स्क्रीन से। जी जी। मुझे ये बताइए कि आजकल आप रिवायत की बात कर रहे हैं, रिवायत तो ये बनी हुई है कि कुछ हर रोज़ाना कुछ लीडर्स आते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, प्रेस क्लब में बैठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। तो आपको नहीं किसी ने कहा कि आप भी कोई ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही है, हर पाकिस्तानी बाशऊर आदमी है, बेहतर तरीके से चीज़ों को समझता है। आप लोग एनालिस्ट हैं, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ रहे हैं कि क्या वजह हुई कि 9 मई के वाक़यात के बाद ये कि एकदम से ये सिलसिला चल पड़ा। तो इससे पहले तक तो ये लोग लाइनों पे लगकर और ज़मान पार्क के बाहर टिकटों के असूल के लिए दिन रात बैठे रहते थे और खान साहब के दरवाजे से उठते नहीं थे। और आज क्या वजह बनी कि रातों रात ये लोग जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गए? मैं समझता हूँ कि इनके ऊपर दबाव है, प्रेशर है। कुछ लोग अपनी फैमिली से मजबूर हैं, कुछ लोग अपने ज़ाती मामलात से मजबूर हैं। मैं उनकी प्रेशर की बात नहीं करता, लेकिन ये चीज़ रोज़े रोशन की तरह यहाँ है और मेरे ख्याल में हम सबको इसके बारे में इदराक है कि क्या वजह बन रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है। सही। तैमूर साहब, मैं आता हूँ आपके पास वापस। कामरान साहब, इस तमाम वक्त के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैंक कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई बड़ा फैसला आएगा, तहरीक इंसाफ को उस फैसले से रिलीफ मिल जाएगा। 14 मई को इलेक्शन होने थे, उस फैसले की हुक्म अदूली हो गई। जुमे के रोज़, गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट पास हो गया है और उसके बाद जो इलेक्शंस केस के ऊपर नज़र सानी दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन की, वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो जाती है। अब इसका मतलब यह है कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये नहीं सुन पाएगा और अब एक लार्जर बेंच बनेगा पंजाब इलेक्शंस के हवाले से रिव्यू में। सही, बिल्कुल ऐसे ही होगा। और ये कि जिसने अभी तो ये इलेक्शन कमीशन की नज़र सानी थी जो सुनी जा रही थी, अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, यानी जो आपके चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, चाहे वो आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री है या डिफेंस मिनिस्ट्री है, हुकूमत पाकिस्तान भी इसमें बाकायदा तौर पर अपील दायर करेगी, क्योंकि अब वो अपील का हक जो है वो उनको मिल गया है। तो ये जो 60 दिन है, ये वाला 4 अप्रैल से अप्लाई होंगे या 29 मई से अप्लाई होंगे, जिस दिन ये बिल? नहीं जी, ये जिस दिन ये कानून बना है उस कानून के अंदर लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि वो ये कहते हैं कि ये कानून जिस दिन प्रोमलगेट होगा उस दिन से ये 60 दिन जो हैं वो काउंट होंगे। यानी वो आज से, यानी अगर ये गुज़िश्ता रोज़ हुआ है या अगर ये इसका नोटिफिकेशन, तो गुज़िश्ता रोज़ से लेके साइन इसके ऊपर कहा है कि सदर आरिफ अलवी ने जुमे के रोज़ कर दिए जी, लेकिन नोटिफिकेशन सोमवार को हुआ है।
जी एग्जैक्टली तो इसका मतलब यह है कि ये यानी गुज़िश्ता रोज़ से लेके आज 29 मई से लेके ऑनवर्ड 60 दिन का टाइम है। इसमें जितने भी कोई कदगन नहीं है, यानी आज से पहले जिसको भी अज़ खुद नोटिस के तहत किसी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आया है या कोई 184(3) के तहत मफाद आमा का या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी का कोई केस था, उसमें अगर बुराह रास्त पटिशन आई थी और उसमें फ़ैसला आया है तो वो अपनी अपील जो है वो वहाँ पे दायर कर सकता है और वो अपील होगी एक किस्म की नज़रसानी अपील का उसे नाम दिया जा रहा है, लेकिन यह कि उसको ज़ाहिर अपील की सूरत में सुना जाएगा। और अपील में आपको पता है कि वो कहा जाता है कि जो पहला वाला फ़ैसला है वो बिल्कुल गलत है, नए नकात के साथ जो है नए ग्राउंड्स भी लिए जा सकते हैं और उसमें नए नकात भी उठाए जा सकते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, इसके बाद एक बहस चल रही है, ये बिल आने के बाद वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब कहते हैं कि इसका तो फ़ायदा कोई नहीं है, ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन नहीं है, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन अपनी अपील जो है उनको करके उसके ऊपर फैसला आ चुका, लिहाजा उनको इस बिल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसका एक काउंटर आर्गूमेंट है, वो ये कि एक फ़ैसला और था जो साकिब निसार साहब ने 5 रुकनी बेंच ने ये फ़ैसला दिया था कि ये जो नाअहली है ये 5 साल के लिए होगी या ताहयात, उसके ऊपर अपील का हक अभी बरकरार है और ये वहां से रिलीफ लेंगे। आपकी भी यही अंडरस्टैंडिंग है? ऐसा नहीं, पोजीशन ये नहीं है। पहली बात समझिएगा कि इस कानून का मकसद और इस टाइम पे आने का मकसद क्या है। इसका एक मकसद तो ये है कि जो पहला जो है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में पिटीशन चल रही है लार्जर बेंच के सामने, उसकी प्रोसीडिंग को फ्रस्ट्रेट करना है। पहले तो बदनीति ये समझ लीजिएगा, ये कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि वहां अपील का था, यहाँ बात रिव्यू के स्कोप को एनलार्ज करने की बात है, लेकिन साथ साथ लार्जर बेंच बनाने का कॉन्सेप्ट के लार्जर बेंच बनाया जाएगा, दूसरा लिमिटेशन 60 दिनों की कर दी है। तो ये दोनों जो है ना, ये दोनों सवाल ऐसे हैं कि ये उसी से ओवरलैप करेंगे। मैं जो देख रहा हूं कि ये वाला मामला भी और वो वाला इकट्ठा सुना जाएगा। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरी बात है, इसका मकसद टोटल फोकस पंजाब असेंबली के इलेक्शन के लिए, उसका ये चाह ये रहे हैं कि जो 1 मार्च का फैसला है और जो 4 अप्रैल का फैसला है उसको नजरसानी किया है। कि उस पर नजरसानी क्या करनी है? मैं तो हैरान होता हूं कि क्या करना चाहते हैं। 90 दिन में इलेक्शन कराने से 90 दिन का एक्शन, लाहौर हाईकोर्ट का भी यही फैसला है, तो क्या नजरसानी करानी है? आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, अब वो तो प्रोसेस सारा गुजर चुका है। असल में उसमें हो रही है तौहीन। जो असल मकसद ये है कि इस फैसले का इंपैक्ट इस तरह खत्म करना चाहते हैं कि वो तौहीन अदालत में बच सके, क्योंकि वहां जो कुछ किया, बदमाशी किया उन्होंने, जिस तरह वजीर अपना सेक्रेटरी खजाना को इस्तेमाल किया, जिस तरह पार्लियामेंट में बैठ के रेजोल्यूशन, एक तरफ आप अरबों रुपया आप 100 अरब की रोटी पे उड़ा दिए, करप्शन के अंबार लगा दिया आपने एमएनए एमपीएस को पैसे फ्लडेड कर दिए, इतना कुछ दे दिया, और एक 21 अरब रुपया वो भी इलेक्शन कराने के लिए नहीं दी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन है, वायलेशन है। तो ये उससे बचने के लिए एक कोशिश और काबिश है। अगली बात अगर आप आ जाए वायलेशन, और उसको तो देखें अजहर सिद्दीक साहब, वो वायलेशन वगैरह को तो आजकल कोई नहीं देख रहा ना। ये बताएं कि अब आपको ये लगता है कि ये मामला नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी अब आपको लगता है कि अगले 2 माह में होने वाली? नहीं, देखिए मैं बड़ा क्लियर हूं इस हवाले से। वो 2018 के अंदर नजरसानी भी खारिज हो चुकी है, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की। और एक मैं फर्क बता दूं आपको, आप लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)F को लिमिट नहीं कर सकते। उसकी वजह ये 62(1)F ये क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है, ये अहलियत में आता है। 62(1)F क्वालिफिकेशन में है, डिस्क्वालिफिकेशन में आप ट्रिगरिंग इवेंट और मुद्दत डाल सकते हैं। आप क्वालिफिकेशन में नहीं है, क्वालिफिकेशन है फॉर लाइफ टाइम। सही। ब्रेकिंग न्यूज आई है अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, तैमूर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके कॉलीग हैं राजा यासर हुमायूं, चकवाल से ताल्लुक है, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे। जिस वक्त बुज़दार साहब को वज़ीर आला बनाया गया तो जो 2-3 नाम टॉप पर चल रहे थे उसमें राजा यासर हुमायूं का नाम था, और ये गालिबन राजा रियाज के भी रिश्तेदार हैं। वो छोड़ गए हैं, सियासत भी छोड़ गए हैं, तहरीक इंसाफ भी छोड़ गए हैं।
ज़रा तैमूर साहब ये बताएं कि इस तरह आपकी पार्टी एक के बाद एक अगर रहनुमा चले जाएंगे, चेहरे चले जाएंगे, इलेक्टेबल्स चले जाएंगे, एज अ पॉलिटिकल पार्टी, खान साहब तो कहते हैं उनका वोट बैंक कम नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ बड़े बड़े सियासी ख़ानदान, ये एक रियलिटी तो है पाकिस्तानी सियासत की, तो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा डेंट लगेगा। देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त एक चीज हमें ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लेनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक है, वो किसी भी मेरे के जाने से, यासिर हमायूं के जाने से, या जो लोग शख्सियात इस वक्त सियासत छोड़ गई हैं या पीटीआई छोड़ गई हैं, उनके जाने से ये वोट बैंक खत्म नहीं होगा। ये वोट बैंक इमरान खान का वोट बैंक है, ये नजरिए का वोट बैंक है, ये आम आदमी का वोट है। इसको अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो खुद इमरान खान है। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने लोग छोड़ के जा चुके हैं या जिन्होंने छोड़ के जाना है या जो छोड़ के जाएंगे भी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में कोई कमी नहीं आएगी। हाँ, वोट बैंक तब कम होगा जब खुद इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ देंगे। तो बाकी शख्सियात मैटर नहीं करती। इमरान खान को क्रेडिट ये जाता है कि उन्होंने इस दफा वो तमाम लोग जो कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड पॉलिटिक्स करते थे, जो कि इलेक्टेबल्स थे, इमरान खान ने उनकी सियासत को खत्म करके नजरिए की सियासत को दुआम बख्शा, नजरिए की सियासत की बुनियाद डाली, और आज यही वजह है कि एक पॉपुलर वोट बैंक है जो इमरान खान कैश कर रहे हैं। तो बड़े बड़े नाम छोड़ गए हैं और बड़े बड़े नाम छोड़ने वाले हैं। एक बात, बल्कि दो बातें बता दें मुझे। वज़ीर दिफा की बातों के बाद यहाँ पर कुछ दावे चल रहे हैं, बहुत सारे सहाफ़ी जो हैं वो ये भी दावे कर रहे हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ कोई वादा माफ़ गवाह आ सकता है। आप लोगों को अंदाज़ा है पार्टी में कि कौन मुमकिन तौर पर कोई शख्स हो सकता है जो 9 मई के वाक़यात से खान साहब को लिंक करने के लिए वादा माफ़ गवाह बन सकता है? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात है या कोई इस किस्म की। देखिए, वादा माफ गवाह आप किस बुनियाद पे बनाना चाह रहे हैं कि आप ये साबित चाह रहे हैं कि वाकयात के पीछे जो है वो इमरान खान का हाथ था, या इमरान खान ने उन वाकयात के लिए लोगों को उकसाया था। इमरान खान साहब खुद मजम्मत कर चुके हैं इस वाकयात की। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुन, तमाम पाकिस्तानी मजम्मत कर रहे हैं इन वाकयात की, कि जिसके अंदर हमारी असास अदारे के या हमारी जो अस्करी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया गया था। कोई पाकिस्तानी इसकी हौसला अफजाई नहीं कर रहा। तो ये चीज आप ज़हन निकाल दें कि इसकी कोई प्लानिंग की या इसके लिए इमरान खान ने कोई साजिश रचाई थी। अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ आप जाएंगे तो फिर आपको इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल कमीशन कायम करने की जरूरत है। फिर तमाम वाकयात को आपको कड़ियां मिलाने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि ये वाकयात क्यों हुए, इसके पीछे क्या वजूहात थी, लैक ऑफ सिक्योरिटी थी। तैमूर साहब ब्रेक का वक्त हो गया है। तैमूर साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इनके अजहर सिद्दीक साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके हवाले से, उनके आपको पता है कि बहुत चाहने वाले हैं, वो बड़े परेशान हैं उनकी वेयर अबाउट्स के हवाले से भी। इसके हवाले से ज़रा इस केस की अपडेट लाहौर से भी लेंगे और आपसे भी इसके ऊपर आपकी राय जानेंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 11 मई को इमरान रियाज खान साहब, आप सब जानते हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं, बहुत फेमस हैं अपने यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल के ज़रिए करोड़ों लोग उनको सुनते हैं। उनकी एवरेज अगर व्यूवरशिप की जाए तो इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स में पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म उनका है। उनके तर्ज़ सहाफ़त से कुछ लोग एग्री नहीं करते, उसमें पीडीएम की जमातें ज़ाहिर है कि सर फहरिस्त हैं, वो शामिल हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारी एक राय बहुत से सहाफ़ियों के मुतल्लिक मौजूद है। अब ये सहाफ़ियों का काम भी ऐसा है, किसी को पसंद आता है, किसी को नहीं आता। हर स्टोरी को कुछ लोग पसंद करते हैं, उनको लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है, कुछ लोग अफेक्टेड पार्टी होती है। अब इमरान रियाज खान साहब को 11 मई को सियालकोट एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ़्तारी के बाद से अब वो लापता हो चुके हैं, एक मिसिंग पर्सन में कन्वर्ट हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को तशवीश है, वो ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इमरान रियाज खान साहब के ख़िलाफ़ कोई भी मुकदमा है कानूनी तरीके से उनके ख़िलाफ़ चलाया जाए,
उनको इस तरीके से गायब कर देना, उनकी वेयर अबाउट्स का इल्म ना होना, ये ज़ाहिर है कि उनकी फैमिली के साथ एटलीस्ट और कुछ नहीं करते, आप उनकी फैमिली को उनके वेयर अबाउट्स के बारे में बता दें, उनकी ज़रा तशफ़ी हो जाए। बड़े परेशान हैं उनके घर वाले भी, उनके ज़ाहिर है कि जो उनको देखने सुनने वाले हैं वो लोग भी परेशान हैं। ये केस चल रहा है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में। मेरे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल साहब, सहाफ़ी हैं, आप इनको जानते हैं, केस को भी वो देख रहे हैं, जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, इन्होंने इसको कवर भी किया है। गोंदल साहब अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि ये मामला कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब तो अफ़गानिस्तान की बात आ रही है, ये कौन सी बात आई कि अफ़गानिस्तान के कोई नंबर्स उनकी बात की है अब आईजी पुलिस ने, इज़ दैट करेक्ट? जी, आज एक बार फिर हेयरिंग हुई। जस्टिस अमीर अली भट्टी साहब खुद इस केस को लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो देख रहे हैं, और आईजी पंजाब पहले आज अदालत के अंदर आए तो उन्होंने कहा जी हमने कुछ नंबर ट्रेस किए हैं, जाहिर है वो अफगानिस्तान के नंबर है। तो उसके बाद अदालत ने फिर उनको मोहलत दी और कहा कि आप 12:30 बजे आएँ और मुझे इसके ऊपर ब्रीफ करें। 12:30 बजे कोई 20 मिनट का वेट किया गया और फिर कोई उनमें से ना चीफ साहब आए ना आईजी साहब आए। तो उसके बाद अदालती अमले ने बताया जी इसके ऊपर ऑर्डर भी कर देंगे और वो चैम्बर में मुलाकात करके चले गए हैं। तो आज भी अगर मैं ये कहूँ कि 19वें दिन भी इमरान रियाज साहब के मुतालिक दो बातें हमें नहीं पता चल पाई। पहली बात ये है कि इमरान रियाज कहाँ पे हैं, आया वो किसी पुलिस के पास है, किसी इदारे के पास है, किसके पास है, पहली बात है ये हमें नहीं पता। दूसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ी कंसर्निंग चीज है कि उनका कसूर क्या है, जुर्म क्या है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान रियाज को ना मैं क्लीन चिट दे रहा हूँ ना उनके ऊपर को ब्लेम कर रहा हूँ। देखें, दुनिया के अंदर ये उसूल है और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, आपके ऊपर मेरे ऊपर कोई जुर्म हो तो हमें फेयर ट्रायल का राइट दिया जाता है, जो 10A हमें इंश्योर करता है। अब उनके वालिद साहब रोजाना की बुनियाद के ऊपर अदालत में आते हैं, उनकी मिसेज आपको ट्विटर पे नजर आती हैं, बेचारी हर वक्त दुआएं करती हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान रियाज, आपने खुद जिस तरह इंट्रो में बात की, इख्तलाफ हर मुआशरे का हुस्न होता है। ये पाकिस्तान में हम क्या कर रहे हैं कि इख्तलाफ को जुर्म में तब्दील कर दिया है। और एक और बात है, हम छोड़ देते हैं कि वो किसके प्रो हैं किसके खिलाफ हैं, आया वो सहाफी है नहीं है, जिस तरह मरियम औरंगजेब साहब फरमा रही थी, या वो यूट्यूबर हैं। मेरा सिर्फ कंसर्न ये है कि पाकिस्तान का शहरी 19 दिन से, जिसको खुद पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके बाद वो हमें मिल नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा वो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस भी तो हमें नहीं बता रही। आप कहाँ पे जा सकते हैं पुलिस के पास? पुलिस अगर अब तक तलाश करने में नाकाम रही है तो ये हम सब की नाकामी है, मेरे समेत पूरे मुआशरे की नाकामी है कि उनका एक शहरी गायब है, किसी को पता ही नहीं है। हम अदालत के पास जा सकते हैं, पंजाब की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के कोर्ट में हम रोजाना जाते हैं, सब उम्मीद लेके कि आज भी हमें खबर मिलेगी, और कोई किसी को पता नहीं चल रहा। मतलब मैसेज देखे ना, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है मुआशरे में। सही। उमर मेरे साथ कामरान साहब भी मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में, अज़हर सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं। अज़हर सिद्दीक साहब ने कुछ ट्वीट्स की थी इसके हवाले से। मियां अली अशफाक जो उनके वकील हैं इमरान रियाज खान के, वो भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग ज़ाहिर है कि इसमें अफवाहें भी फैला रहे हैं, कोई कुछ बात करता है कोई कुछ बात करता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान रियाज खान जहाँ भी हैं महफूज हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? अज़हर सिद्दीक साहब ज़रा बताइएगा, आपने भी इसके हवाले से कुछ खुशखबरी की बात की थी, ये कहा था कि जनाब वो ठीक हैं, खैरियत से हैं, तो आपको ये इस बात का कैसे इल्म हुआ? नहीं, मैं जो कि वकील हूँ इसमें, मैं सिर्फ आज की तारीख में मैं अदालत नहीं गया, वरना तो पिछले जितनी डेटें हुई हैं तकरीबन 17 तारीख के बाद उसमें इस सारे केस को लीड किया और सारी बात सामने लेकर आया। अब यहाँ ये पता था, चूंकि मीटिंग भी हुई थी मेरी 4 दिन पहले पुलिस की, 3 दिन पहले पुलिस की टीमों के साथ, कि वहां बैठकर उनसे डिस्कशन हुई थी कि क्या करना है, किस तरह देखना है। उन्होंने सबूत दिए थे, घर में छापा मारने का, रेड करने का पुलिस का और सियालकोट से उठाने का, वो शक्लें मिलती जुलती थी। तो ये एक तवज्जो हटाने के लिए कोशिश है। अब ये कोई दौर रह गया है कि आपका मोबाइल उठाकर कोई भी ले जाए, अब जाके अफगानिस्तान ले जाए, पूरी दुनिया में ले जाए, उससे कैसे पता लगेगा कि मोबाइल आपका वहां पर है और आप ये उससे ये एस्टेब्लिश कर पाएंगे। और जब से इमरान अगवा हुआ है उसका नंबर तो खुला ही नहीं है। यानी ये क्या नई एक फिलॉसफी दे दी इन्होंने, और ये इस तरह की बातें पहले भी आईजी करते थे। हमें तो जहां तक उनके इस हवाले से बात है, वो एक सीडीडी
में कुछ लोगों ने वहां इमरान रियाज साहब को देखा और हम तक इतला आई, को डॉक्टर्स के पास भी उनको ले जाया गया, तशद्दुद की बातें भी सारी होती रही। ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर देखी गई हैं। और इमरान रियाज पाकिस्तान के अंदर ही है, सियालकोट से लाहौर लाया गया, ये भी हमारे तक खबरें मौजूद हैं। और एविडेंस सारी वो चीजें सजेस्ट करती है। इस स्टेज के ऊपर अगर खुदा ना खास्ता इमरान अगर हो गया तो ये जस्टिफाई करना पड़ेगा इनको, पुलिस को, कि वो उनके हाथ से क्या है ना, वो सबूत नजर आ गए हैं, सबूत सारा कुछ सामने रिकॉर्ड में आ गया। ये सिर्फ ट्रैक से हटाने की कोशिश है और मैं अब समझता हूँ अवॉइड करना चाहिए। पुलिस को भी एहतियात करनी चाहिए। पूरी फैमिली है उनकी, पूरी दुनिया में जितना वो चाहा जाता है, जितने लोग उसे पसंद करते हैं, तो ये बड़ी एक तकलीफदेह बात है। ये कंफ्यूजन क्रिएट करने से बाज आना चाहिए। रियासत का काम है इमरान रियाज को बाजियाब करना, रिकवर करना। सही। कामरान साहब, मुझे बताइएगा कि इमरान रियाज खान के हवाले से आपको लगता है कि जो हमारे मीडिया कॉलीग्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई मौसर तरीके से आवाज़ उठाई है? जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, उनकी आपको लगता है कि बड़ी सॉलिड आवाज़ आई है इमरान रियाज खान के लिए? जी हाँ, टू ए सर्टेन एक्सटेंट आई है। लेकिन मैं आपको एक बात डिस्क्लोज़ करूँ यहाँ आपके प्रोग्राम में। एक बार जब पहले इमरान रियाज साहब को उठाया गया था और वो फिर एक शहर से दूसरे शहर उनको फिराया जा रहा था और अली इशफाक ही उनके वकील थे, तो उस वक्त भी आपको याद होगा कि मीडिया के कुछ नुमाइंदा एंकर्स थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और उसमें इस जानिब तवज्जो दिलाई गई थी कि ये इमरान रियाज का केस जो है इट इज़ बीइंग मिसहैंडल्ड और इसके ऊपर जो है ना उनसे दरख्वास्त की गई थी कि जी वो इनकी इंटरवेंशन जो है वो इंटरवीन करें इसमें। ये मुझे अच्छी तरह याद है। हमने वो ख़त की हद तक तो रिपोर्ट किया था, लेकिन उससे बढ़कर एक ये हुआ था कि हमारे एक एंकर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक रब्ता किया था व्हाट्सएप के ऊपर चीफ़ जस्टिस से और उस पर उनको ये जवाब मिला था कि इसको हाई कोर्ट लेके जाया जाए। और हाई कोर्ट जब ये गया था तो फिर आपने देखा वहाँ पर ये मामला जो है ना सारा डिज़ोल्व हुआ था, सारे केसेस इकट्ठे हुए थे और इमरान रियाज की रिहाई हुई थी। तो मीडिया ने, मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया में बल्कि सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उनका किरदार है इसमें। और इस वक्त भी आप देख लीजिए सोशल मीडिया में बावजूद इसके कि उनकी ट्वीट्स जो हैं मॉनिटर हो रही हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं वो उनको मॉनिटर किया जा रहा है, इसके बावजूद उनकी बातें हो रही हैं क्योंकि ये हक़ की बात है, बुनियादी हकूक़ की बात है, इंसानी आज़ादी की बात है और मीडिया की आज़ादी की बात है। तो इसकी वजह से मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल उनके हक़ में आवाज़ें जो हैं वो उठाई जा रही हैं। एक सेक्शन ज़रूर है, वो आपको पता है कि वो हम पोलराइज्ड मीडिया में तो ऐसा ही होता है ना, एक बिल्कुल आप एक एक्सट्रीम राइट पे है और एक एक्सट्रीम लेफ़्ट पे है। तो एक सेक्शन ज़रूर है जो इस चीज़ को बिल्कुल भी वो नहीं, इसको लाइमलाइट पर नहीं लेकर आ रहा, या जिस अंदाज़ में या जिस मौसर अंदाज़ में आवाज़ बुलंद की जानी चाहिए वो उस तरीके से नहीं की जा रही। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि इसमें पहले वाली एपिसोड में भी जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी उस वक्त भी मीडिया ने बहुत साथ दिया था और मैंने बताया कि मीडिया हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द रिलीज़ ऑफ इमरान रियाज एट दैट टाइम। सही। समी इब्राहिम साहब जो हैं उनको भी वो भी इस्लामाबाद से गायब हो गए थे और फिर वो वापस, जी गुज़श्ता रात जो है वो वापस आ चुके हैं। उमर, बस मुझे ये बता दीजिएगा कि अब कोई मज़ीद कोई टाइमलाइन दी गई है अदालत की तरफ से पुलिस को, इदारों को इमरान रियाज खान को रिकवर करने के हवाले से? आज जो हेयरिंग हुई, जो पहली हुई 12:30 बजे के बाद चूंकि कहा गया था होगा, वो नहीं हुई और आईजी पंजाब जो है वो चीफ जस्टिस साहब से मिलकर चले गए, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है कि अगली डेट और ऑर्डर अनाउंस कर दिया जाएगा। फिलहाल कोई डेट नहीं बताई जा रही। मेरा ख्याल ये है कि अब इस मामले को अगर चीफ जस्टिस साहब ने टेकअप किया है तो आपको कहीं ना कहीं जो है इसको वाइंड अप करना है या इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी है ना, ये आप खुली हवा में नहीं छोड़ सकते। सिर्फ मैं जिस तरह आपके दीगर लोग बात कर रहे थे कि जी वो हम सब पोलराइज्ड हैं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा इल्जाम ये लगाया जाता है कि इमरान रियाज ही पीटीआई के यूट्यूबर है। मौजूदा हालात में मेरा सिर्फ इतना मुतालिबा है कि कम से कम आजकल जो पीटीआई के कारकुनों को, रहनुमाओं को आप पता नहीं कहां से ढूंढ के इस्लामाबाद प्रेस क्लब में लाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे हैं। कम से कम इमरान रियाज को भी उतनी ही मेहनत से ढूंढ के लाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दें। सही। बहुत बहुत शुक्रिया उमर दराज गोंदल, आप हमारे साथ मौजूद। सदीक साहब थैंक यू सो मच, कामरान साहब थैंक यू सो मच। एक दस्त बदस्ता
एक दरख्वास्त है कि इमरान राज खान हो कोई और हो, आप आइन और कानून के मुताबिक जो कार्रवाई करनी है करें, जिसका जो जुर्म है उसको वो सज़ा दें, लेकिन कोई शख्स इस तरीके से गायब हो जाए यकीनन उनके घर वालों के लिए एक बड़ी तकलीफ़ दह सूरत हाल है। और कुछ नहीं कर सकते तो उनके घर तक क्वाइटली अगर आप ये बात पहुंचा सकें कि वो कहाँ हैं, खैरियत से हैं, कि जो रोज़ रोज़ एक अजाब से गुज़रती है फैमिली, कम से कम उससे निजात मिले। अब तक के लिए इतने, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।